बात करें, पूरे देश भर में एक बार फिर से चर्चा हुई कि ये भी ठीक चुनाव से पहले कि आप लोगों ने कई चीजें इस तरह से रखी कि एक तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश, पूरा विपक्ष आवाज उठा रहा है, पूरा विपक्ष बयान दे रहा है। क्या कहना है आपका, आपकी क्या राय है? देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये 19 में पारित हो चुका था जी। और पारित होने के बाद फिर इसके खिलाफ जिस प्रकार का माहौल बनाया गया है, मुझे एक बात बताओ, भारत में पहली मस्जिद एक राजा ने, हिंदू राजा ने बनाई थी। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं जी। कि भारत के अंदर जो मुस्लिम आबादी है 1947 में कितनी थी और आज कितनी है? उनकी संख्या हिंदुओं से भी कई गुना ज्यादा बढ़ी है। जितनी प्रतिशत हिंदुओं की आबादी बढ़ी है देश के अंदर, उससे दुगनी रेट पर मुस्लिम आबादी बढ़ी है। एक तथ्य ये, लेकिन पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में हिंदू आबादी उससे कई गुना घटी है। अगर भारत सरकार भारत के अंदर जन्मी हुई उन सभी उपासना विधियों को, वह सनातन धर्मावलंबी हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, इन सभी को जो इन देशों में पीड़ित है, प्रताड़ित है, और वह वहां से प्रताड़ित होकर के भारत के अंदर शरणार्थी के रूप में रह रहा है, और आज उसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है, तो यह मानवता का कार्य है। इसका स्वागत करना चाहिए था, सबको स्वागत करना चाहिए था, और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन करना चाहिए था। अभिनंदन करने की बजाय विरोध करके आगजनी आप करेंगे, ये विघटनकारी ताकतें हैं जी। और मुझे लगता है सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटे जाने की आवश्यकता है, बहुत सख्ती के साथ। क्योंकि मुझे बताओ कि अगर भारत, ये तो भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रदर्शित करता है, लेकिन जो लोग भारत की इस भावना के विपरीत आचरण कर रहे हैं, तो भारत के अंदर मस्जिद नहीं बन पाया होता, कोई चर्च नहीं बन पाया होता, कोई अन्य मत या मजहब से जुड़े हुए उपासना विधि के स्थल नहीं बन पाए होते। यह आचरण तो जबरदस्ती वाला है, इसमें किसी का हक नहीं छीना जा रहा है, किसी से कोई प्रमाण नहीं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है ये तो, कि ये अफगानिस्तान से आए हैं, ये पाकिस्तान से आए हैं, ये बांग्लादेश से आए हैं, इतने वर्ष पुराने हैं, भारत में रह रहे हैं, कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनको नागरिकता मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उन देशों में वे जा नहीं सकते वापस। किस प्रकार का मानवीय अत्याचार होता है वहां पे? रोज तो हमारे पास आते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश और अन्य देशों में अत्याचार के तो रोज तो शिकायतें होती हैं। विपक्ष का यह भी कहना है कि आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सबकी चिंता करते हैं, लेकिन इस देश में जो मुसलमान रह रहा है उसकी उतनी चिंता आपको नहीं है। मुसलमान की कौन चिंता नहीं हो रही है? उसको मकान मिल रहा है, उसको खाने के लिए मिल रहा है, उसके लिए उपचार के लिए मिल रहा है, लेकिन वो भारत का कानून भी तो माने, कानून भारत के अनुसार माने, भारत के संविधान को सम्मान करें, संविधान के अनुसार देश चलेगा। शरीयत हमारा व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन शरीयत संविधान से बड़ा तो नहीं हो सकता, और वह इस बात को माने, भारत की जनता तो सिर आंखों पर बिठाएगी। मदरसों को लेकर बात करना चाहूंगा, हालांकि बोर्ड की बात है, आदेश आ गया कोर्ट का, वो भी सामने, लेकिन लगातार कार्रवाई हो रही है कि उनका स्कूलों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मदरसों को भी तो मॉडर्नाइजेशन की जा सकती है, उस पर सरकार का क्यों ध्यान नहीं है? हमने मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की ही बात की है। हमें वैज्ञानिक चाहिए, स्किल मैन पावर चाहिए। स्किल तो हमारे पास पहले से है, 25 करोड़ की आबादी पहले से ही है, नई आबादी मत बढ़ाइए। तो स्किल मैन पावर हमें चाहिए, अच्छे इंजीनियर चाहिए,
और हमें इसके लिए अपने शिक्षण संस्थानों को उसके अनुरूप बनाना पड़ेगा। जी। उस के अनुरूप बनाने के लिए ही हम लोगों ने बराबर इस कार्रवाई को किया। लेकिन हम लोग देखते थे बहुत सारी जगह इतना फर्जिफिकेशन होता था, इतना फर्जी काम होता था, कागज में कुछ नहीं है लेकिन सरकार से अनुदान दिया जा रहा है। एक भवन में एक ही परिवार के लोग सारे शिक्षक हो गए, एक कमरे में पूरा मदरसा चलाया जा रहा है। वे कैसे कोई मान्यता दे देगा? पिछली सरकारों की मजबूरी रही होगी, वोट बैंक की राजनीति, लेकिन बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। हम स्कूल में, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में, या हमारे इंटर कॉलेजेज में, या हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में हम उनको फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, सभी प्रकार की फैसिलिटी भी उपलब्ध करा रहे हैं। बेसिक एजुकेशन में तो हमने हर बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म दे दी है, बैग, बुक, शूज, सॉक्स, स्वेटर, सारी सुविधाएं दे दी है। स्मार्ट क्लास दे रहे हैं। ऑपरेशन कायाकल्प में हर विद्यालय को हम लोगों ने बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित किया है। जी। हमारा यह कहना है, इन चीजों को, माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है, हम इसका सम्मान करते हैं और इसको प्रदेश में क्रमबद्ध तरीके से हम लागू करके प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था को एक समान शिक्षण व्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, जहां पे जाति, मत, मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। एक भारत की राष्ट्रीयता का सम्मान करने वाली शिक्षा, भारत के संविधान को सम्मानित करने वाली, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने वाली शिक्षा, भारत के महापुरुषों का सम्मान देने वाली शिक्षा हम अपने सभी संस्थानों में उपलब्ध करवाएंगे। योगी जी, एक और अहम बात, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, अभी जो वैसे खबर आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी, रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी, सोनिया जी राज्यसभा चली गई हैं, सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, बसपा की चर्चा थी, नहीं हो पाया। तो ये जो गठबंधन है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जब एक साथ आएंगी तो इनका कहना है कि एक बड़ा वर्ग, तमाम पूरा समाज साथ चल रहा है इस वक्त। इस बात को किस तरह से देखते हैं? कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं? देखिए, गठबंधन 2017 में भी हो चुका था जी। ये 2 युवाओं की जो जोड़ी है ना, इस 17 में भिड़ चुकी है यूपी में जी। और दोनों को प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छे ढंग से सबक सिखाया था। और यही कारण है कि गठबंधन के बावजूद भी दोनों भाई बहन उत्तर प्रदेश में आने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। अब यहां पे आकर के उत्तर प्रदेश के किसी संसदीय क्षेत्र में जाकर के झूठे वायदे करके आप जो है प्रदेश की जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। ये उत्तर प्रदेश की जनता पहले से तय कर चुकी है। इसलिए यहां पे मुझे नहीं लगता है कि इस गठबंधन का कोई असर होगा। जी। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और हम उस दिशा में पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सहयोगी दल आपको लग रहा है कि पूरे मजबूती के साथ खड़े रहेंगे? क्योंकि अभी एक सहयोगी आपके साथ आए हैं, वो कभी चले जाते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के साथ चले जाते हैं, कभी आपके साथ आ जाते हैं। आज तो फिलहाल हमारे साथ में हैं और आगे भी रहेंगे। जी, मतलब उम्मीद है कि नहीं, उम्मीद नहीं, हमारे साथ में है। साथ में है, दिल से साथ में है योगी जी? नहीं, हमारे यहाँ सत्ता के लिए साथ में? हमारे यहाँ देखिए, जो भी आता है दिल से ही आता है और दिल जब साथ में है तो दल पीछे पीछे अपने आप आ जाता है। अब योगी जी, आपने कहा कि जो आपके साथ आता है वो दिल से आता है, लेकिन अमूमन हम भी इतने लंबे अरसे से राज्यसभा के जब चुनाव होते थे कवर करते थे। राज्यसभा का चुनाव का मतलब वोटिंग हुई, नतीजा आता था, ये जीत गए, ये हार गए। लेकिन अब ऐसा माहौल हो गया कि राज्यसभा का जब चुनाव आता है तो पूरा विपक्ष डर जाता है कि पता नहीं कौन किसको आप लोग तोड़ लेंगे। जो तोड़ फोड़ जो होती है, हम तोड़ते नहीं किसी को। देखिए, ये लोकसभा चुनाव का पूर्वाभास था। ये चीजें दिखाती हैं कि जब उनके नेताओं का विश्वास उन पे नहीं है तो जनता जनार्दन भी उन पर विश्वास नहीं करेगी। और आप देखना, ये होगा लोकसभा चुनाव में। योगी जी, तो तोड़ना हो बताइए। राज्यसभा का चुनाव चल रहा है, जिसको विप जारी करना है वही बीजेपी के साथ आकर खड़ा हो जाता है। मैं यूपी की बात कर रहा हूं। नहीं, यूपी की मैं बात कर रहा हूं जी, कि उनके नेताओं का विश्वास उन पे नहीं था, इसलिए उनके सभी बड़े नेता
राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में आते हैं और उनको अपना समर्थन देते हैं। तो यानी योगी जी आपका कहना है कि अभी भी विपक्ष के कई नेता जिनके मन में आप लोग समाये हुए हैं, ऐसे लोग हैं अभी, और जो आपके साथ दिल से दिल जुड़ेगा और आ जाएंगे। क्यों नहीं, सभी लोग बीजेपी में आने के इच्छुक हैं, बीजेपी में आना चाहते हैं, लेकिन हम सबको लेना भी नहीं चाहते हैं। जन भावनाओं का सम्मान करने वाले, प्रदेश की सुरक्षा का सम्मान करने वाले लोगों के साथ में, प्रदेश को निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित करने वाले और उन भावनाओं का सम्मान करने वाले लोग ही हमारे साथ चल पाएंगे। जी योगी जी, ये इस बार का लोकसभा का जो चुनाव है, इस चुनाव को क्या कहा जाए? कोई इस चुनाव में कोई मुद्दा आप देखते हैं, या ये सिर्फ जो डबल इंजन की सरकार है इसी बात को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, ये लोकसभा का जो चुनाव है संभवतः पहला चुनाव होगा जिसके परिणाम के बारे में पूरा देश पहले से आश्वस्त है। जी। और मोदी की गारंटी पे देश को विश्वास है और देश का आशीर्वाद इस गारंटी के साथ जोड़ना चाहता है। जी। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि लोगों को पूरा विश्वास है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे, मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत इसके साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होगा। जी। हमारे देश का देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होना ढेर सारा संदेश कह देता है। हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन, बेहतरीन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, मोदी की गारंटी 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 390 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, ये सभी इस नए भारत में होंगे और भी अच्छे तरीके से प्रस्तुत होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति इसके प्रति आश्वस्त है और अपना आशीर्वाद मोदी जी को देना चाहता है। योगी, जब इस चर्चा के आखिरी दौर में एक सवाल, आपका व्यक्तिगत सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। मतलब हर राजनेता अपनी छवि को लेकर बहुत कॉन्शियस रहना भी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब भी चुनाव होता है इस देश में, जिस भी प्रदेश में चुनाव होता है, तो आप पूरे देश भर में चुनाव प्रचार पे पार्टी आपको वहां पर लेकर जाती है। तो सबका ये कहना है कि जहां जहां ध्रुवीकरण होता है वहां वहां योगी आदित्यनाथ जी की रैलियां करवाई जाती है। बताइए इस छवि पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो जो हूं भाई, अब मैं अपना कपड़ा थोड़ा बदल दूंगा। जी। देखो, हम एक ही बाना में रहते हैं और मेरा योगी का बाना है, योगी के रूप में ही मैं रहूंगा। अगर कोई ये कहता हो कि मैं दिन में ये पहनूं और अन्य समय में नीला पीला पहन करके मैं जो है और जगह निकल जाऊंगा, नहीं हो पाएगा। मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा। पार्टी मुझे जहां भी बोलेगी मैं वहां जाऊंगा। और स्वाभाविक रूप से हम भी अपने राज्य में राष्ट्रीय स्तर के भी और अन्य राज्यों के भी नेताओं को बुलाते हैं, वे भी आते हैं। जनता की अपेक्षा होती है, उन जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हम सबको बुलाते हैं। योगी जी, 400 पार बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी एनडीए की और 370 बीजेपी की। ये सवाल आपसे इसलिए वाजिब है क्योंकि 80 सीट वाला उत्तर प्रदेश है, लेकिन ये 400 सीट कहां से आ रही है? हम लोग भी अगर कैलकुलेट करते तो 400 का आंकड़ा तो बहुत दूर दिखता है। 80 तो यूपी से ही है। यूपी में 80 के 80 आपका कहना है? मैं क्या करूं, 80 तो यूपी से ही है, तो स्वाभाविक रूप से यूपी का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होने वाला है। जी। और आपको लगता है कि पूरे देश भर में, दक्षिण भारत में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी? अब तक के जो रुझान है, आंध्र में, तमिलनाडु में, केरल में, जहां पे बीजेपी पीछे थी या गत चुनाव में कोई सीट नहीं थी, आंध्र में नहीं थी, केरल में नहीं थे, वहां पे बीजेपी सीट पाएगी जी, और अच्छी सीट्स पा रही है। कर्नाटक में कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी बहुत अच्छी सीट पाएगी। तेलंगाना में बहुत अच्छी सीट पाएगी।
महाराष्ट्र में भी बीजेपी अच्छी सीट्स पाएगी, लेकिन इन 3 राज्यों में भी बहुत अच्छे रुझान अब तक देखने को मिले। तो आपका कहना है 400 पार? 400 पार। योगी जी, बस एक आखिर में एक सवाल, बीएसपी की चर्चा मैंने आपसे इस पूरी बातचीत के दौरान नहीं की, क्या कहना है? बहन जी को इस चुनाव में कोई चुनौती मानते हैं? किस तरह की चुनौती आप मानते हैं? देखिए, उनका अपना वोट बैंक है जी, और वो चुनाव लड़ रही हैं। अब अकेले लड़ती हैं, किसी पार्टी के साथ गठबंधन करती हैं, क्या करती हैं, ये अगले कुछ दिनों के अंदर ही पता लग पाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से उनका अपना वोट बैंक है, उसका लाभ उनको प्राप्त होगा। और अगर बीएसपी कमजोर पड़ती है तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ बीजेपी को प्राप्त होगा। इनका क्या, सब लोग ये कह रहे हैं कि बसपा अलग अलग चुनाव लड़ रही है, इसलिए बीजेपी, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के सारे नेता बीएसपी के लिए सॉफ्ट। हम किसी के प्रति सॉफ्ट नहीं हैं। एसपी और बीएसपी दोनों 19 में मिलकर के बीजेपी के खिलाफ ताकत आजमा चुके हैं जी, और उसमें भी आपने देखा होगा कि बीजेपी ने उस समय 64 सीट जीती थी जी, 80 में से 64 सीट तो उसी समय हमारे पास आ गई थी। तो स्वाभाविक रूप से पिछले 5 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में और तीव्र गति से विकास हुआ है, जन भावनाओं का भी सम्मान हुआ है और विकास के भी बड़े बड़े कार्य हुए हैं। तो अब तो और भी अच्छे परिणाम आने वाले हैं। योगी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। रोहित जी, आपको और आपकी पूरी टीम को भी मैं, आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हैं लोकसभा चुनाव के ठीक पहले और होली के ठीक पहले। एबीपी न्यूज़ ने घोषणा पत्र पर आधारित अपना ये कॉन्क्लेव लखनऊ में किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और अपनी इस एबीपी परिवार को भी और आपके सभी दर्शकों को होली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो कह रहे हैं कि 400 पार होगा, ये वो दावा कर रहे हैं और उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार 80 की 80 सीटें। और बड़ी बात ये, इस बार लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज वो मथुरा से करने वाले हैं, ये बात भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। तो बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।